दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। बिल के वो शब्द याद आ गए जो उसने रिवर सिटी में मिलने पर कहे थे। क्लिंटन को अगर किसी चीज में मदद चाहिए थी तो वो बस टी फैक्शन के स्टेन और लोरेन वाली 10 साल की डील में हो सकती थी। अगर ऐसा ही था तो ध्रुव ने सोचा कि वो इस मामले को क्लिंटन पर ही छोड़ देंगे और देखेंगे कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ओह, अगर मैं सुशांत को पूरी तरह डेट करूं तो तुम इसमें भी मेरी मदद करोगे क्लिंटन? ध्रुव ने थोड़ा मजाकिया लेकिन उत्सुक अंदाज में पूछा। क्लिंटन पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें ध्रुव से ऐसी डिमांड सुनने की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव को सिर्फ डैनियल टीचर्स से कुछ सब्जेक्ट नहीं चाहिए थे, बल्कि वो चाहता था कि डैनियल उसके परिवार को पूरी तरह इन्वॉल्व करे। ये काम आसान नहीं था, खासकर उनके लिए, क्योंकि कुशल ने सालों से स्प्रिंगफील्ड में अपनी जगह बना रखी थी और उनके पास एक तरह की विरासत थी। ध्रुव तो बाहरी था और क्लिंटन को आश्चर्य हुआ कि कुशल ने उसे स्प्रिंगफील्ड से बाहर कैसे कर दिया। ध्रुव ने क्लिंटन को देर तक देखा और फिर क्लिंटन को समझ आया कि वो मजाक नहीं कर रहा। कुशल को सेट करना आसान नहीं होगा। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो ध्रुव? क्लिंटन ने थोड़े सोचते हुए पूछा। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो मैं खुद कर लूंगा क्लिंटन, ध्रुव ने शांत स्वर में जवाब दिया। कुशल को हटाना कोई आसान काम नहीं था। क्लिंटन थोड़े असहज हो गए। कुशल के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते थे जिनमें कोई बेनिफिट ना हो। साफ था कि अगर कुशल को हटाया जाता तो सिल्वा का गुस्सा आना पक्का था। क्लिंटन के लिए ये एक क्रूशियल मोमेंट था। वो अपनी एजेंसी के एसोसिएट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और सिल्वा को गुस्सा करना उनके लिए सही नहीं होता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एसएससी पर भी असर पड़ता और वो मुश्किल में आ सकते थे। टी फैक्शन को नुकसान पहुंचाने की बात अलग ही थी, लेकिन ध्रुव की ताकत को देखते हुए वो टी फैक्शन के टॉप फाइटर्स में से एक था। जैकरी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ध्रुव की आर्मी को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ध्रुव ने कुशल बंधुओं को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया था और कुशल को स्प्रिंगफील्ड से पूरी तरह हटा दिया था। ध्रुव ने खुद इन्हें अपने ग्रुप में लिया था। क्लिंटन को सिचुएशन समझने में सिर दर्द होने लगा। ध्रुव की स्ट्रेटजी ने एसएससी के बड़े बॉस को टेंशन में डाल दिया था। क्लिंटन सोच में डूब गए। ध्रुव ने उन्हें और पुश नहीं किया, बस चुपचाप उनके जवाब का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद क्लिंटन ने तय किया कि वो सिल्वा से बात किए बिना ध्रुव को कोई फाइनल जवाब नहीं देंगे। कुशल को स्प्रिंगफील्ड से हटाना इतना आसान नहीं है ध्रुव, मुझे थोड़ी प्रॉपर तैयारी करनी होगी। शायद मैं कल तक तुम्हें कुछ पक्का बता सकूं, क्लिंटन ने कहा। ठीक है, मैं ये काम तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं क्लिंटन। चलो तानिया। ध्रुव उठ खड़ा हुआ। तानिया भी उसके पीछे पीछे चली गई और उनके साथ वेन और गॉर्डन भी थे। ध्रुव के जाने के बाद भी बिल एकदम शॉक में था। उसे याद है कि पिछली बार जब उसने ध्रुव को देखा था तब वो काफी सम्मानजनक था और उससे बात करना आसान था। उसमें आज जैसा एरोगेंस नहीं था। इस घटना को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव अब पूरी तरह बदल गया है। बिल, यहां क्या हुआ? क्लिंटन ने पूछा। बिल ने क्लिंटन को डिटेल में बताया कि वहां पहुंचने पर उसने क्या देखा। तो ध्रुव ने इन सभी लोगों को अकेले ही पीट दिया? क्लिंटन ने फिर पूछा। हां, और वो भी बहुत जल्दी। इन लोगों को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला और तभी इनकी पिटाई हो गई, बिल ने जवाब दिया। क्लिंटन उस जगह गए जहां कुछ समय पहले ओल्ड कार्ल घायल होकर बेहोश हो गए थे। क्लिंटन ने कहा, उसकी चोटों की जांच करो। उनके पीछे खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत आगे बढ़ा
और ओल्ड कार्ल की चोटों को चेक करने लगा। युवा मास्टर, उसकी चोटें काफी सीरियस हैं। दोनों हाथों में फ्रैक्चर है और कम से कम आधी पसलियां टूटी हुई हैं। इतनी चोट के लिए बहुत ताकतवर हमला हुआ होगा। कितनी ताकत की बात कर रहे हो? क्लिंटन ने पूछा। मुझे लगता है टॉप टाइगर रैंकर का लेवल होगा। समझ गया। बिल, तुरंत फोन करो और सबको हॉस्पिटल भेज दो। चलो, क्लिंटन ने कहा। इसके बाद क्लिंटन वहां से प्राइवेट रूम में चले गए। उन्हें सिल्वा से बात करनी थी और उसे समझाना था कि वो सुशांत के साथ जो होने वाला है उसे नजरअंदाज कर दे। आखिर कुशल सिल्वा का आदमी था। उन्हें सिल्वा को फिलहाल इस मामले से दूर रखना था, क्योंकि ये 10 साल की डील से पहले का क्रिटिकल टाइम था। क्लिंटन तैयार थे कि वो सिल्वा की टेम्परेरी अनदेखी की कीमत चुकाएं। ध्रुव की ताकत उनकी सोच से भी ज्यादा थी। उसे अपनी टीम में लाना जरूरी था, क्योंकि वो क्लिंटन के लिए काफी मददगार हो सकता था। लेकिन इसका मतलब था कि कुशल को इस प्रक्रिया में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ध्रुव तानिया और अपनी टीम के साथ किराए के ऑफिस पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गया। मिस तानिया, मकान मालिक से दोबारा बात करो और पूछो कि क्या वो दोपहर में मिलने के लिए फ्री हैं। ये काम निपटाने के बाद मुझे राजधानी में कुछ जरूरी काम करना है, ध्रुव ने कहा। ठीक है मिस्टर ध्रुव, तानिया ने जवाब दिया। तानिया ने ऑफिस बिल्डिंग के मकान मालिक से दोबारा संपर्क किया। मकान मालिक ने कल दोपहर मिलने का समय दिया और ध्रुव ने इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार क्लिंटन को कल जवाब देना था। अगर क्लिंटन मदद करने को तैयार नहीं हुए तो ध्रुव को ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना होगा और उनसे मदद लेनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता था, लेकिन यह सिर्फ टाइम की बात थी कि कुशल को हटाया जाएगा। बिल ने कहा कि सुशांत भाइयों ने जो अपराध किए थे, उनके हिसाब से उन्हें हटाकर ध्रुव न सिर्फ अपना नाम बना रहा था, बल्कि समाज से गंदगी को भी खत्म कर रहा था। कुशल परिवार भी बहुत रिलीजियस या एथिकल नहीं था। वे अपने बच्चों को मनमानी करने देते थे और अक्सर उनके किए की सफाई खुद करते थे। उसी समय स्प्रिंगफील्ड में कुशल को खबर मिली कि कुशल और सुशांत को सीरियस चोटों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुशांत परिवार में अफरा तफरी मच गई थी। कुशल सुशांत परिवार के पहले वारिस थे। वे स्प्रिंगफील्ड के 4 बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे और सुशांत परिवार के भविष्य के स्वामी माने जाते थे। फिर भी किसी ने उनकी दोनों भुजाएं तोड़ने की हिम्मत की थी। सुशांत का दर्जा भले ही कुशल जितना ऊंचा न हो, लेकिन वह कुशल का सगा भाई था। अब वह परिवार का नाम आगे बढ़ाने की क्षमता खो चुका था। यह सब सुशांत परिवार की इज्जत पर एक बड़ा आघात था। सुशांत परिवार के वर्तमान मुखिया हर्षवर्धन इस बात पर बहुत गुस्से में थे कि उनके बेटे उनके रहते रहते अपंग कर दिए गए। ये खबर कहां से आई? हर्षवर्धन ने गुस्से में पूछा। अस्पताल से, मास्टर हर्षवर्धन। उन्हें वहां किसने भेजा? हमें अभी तक पता नहीं है मास्टर। पता नहीं? तुरंत पता करो। मैं जानना चाहता हूं कि यहां स्प्रिंगफील्ड में सुशांत परिवार के किसी सदस्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की है? कितनी हिम्मत दिखा दी है किसी ने? जी मास्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कुशल की हालत के पीछे की सच्चाई पता लगाने के आदेश दिए। फिर वो विला के पीछे बने एक छोटे से कमरे में गए। यहीं उनके पिता ओल्ड मास्टर कुशल आराम करते थे। भले ही ओल्ड मास्टर कुशल ने सालों पहले कार्यभार छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा अभी भी बरकरार थी। परिवार के बड़े फैसले उन्हीं की सलाह से होते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके दोनों पोते अपंग हो गए हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने पुराने संबंधों का सहारा लिया और इस घटना के पीछे की सच्चाई की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान कुशल परिवार के कई बिजनेस में दिक्कतें आने लगीं। बिजनेस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बहाने बनाने लगे। जिन निर्माण प्रोजेक्ट्स की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, उन्हें फिर से जांच के लिए भेजा गया।
और इस बार वे फेल हो गए। जिन प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही थी उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। ये सब कुशल परिवार के लिए समस्या तो थे ही, लेकिन असली मुश्किल तब आई जब बैंकों ने उन्हें कर्ज चुकाने का दबाव डालना शुरू किया। साथ ही कुछ ऐसी कंपनियों की भी जांच शुरू हुई जो कानूनी दायरे के बाहर काम कर रही थीं। इन कंपनियों के जिम्मेदार लोगों को भी उनके पद से हटा दिया गया। कुशल परिवार को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उनकी कैपिटल चेन टूट जाएगी, बैंक उन पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ा देंगे, सभी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाएगा और उनके ग्रे बिजनेस पर बैन लग जाएगा। अगर इन प्रोजेक्ट्स की गहराई से जांच की जाती तो साफ हो जाता कि इनमें खामियां थीं। कुशल परिवार समझ गया कि कोई उन्हें निशाना बना रहा है। इस हमले के पीछे जो भी था वो बेहद ताकतवर था। इसने पूरे परिवार को डरा दिया था। एक ही रात में सुशांत परिवार का पतन शुरू हो गया। जो परिवार कभी गौरवशाली और शक्तिशाली था वो अब असहाय और बेइज्जत हो गया। स्प्रिंगफील्ड में जो भी कुशल परिवार के साथ पार्टनरशिप में थे उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वो भी इस चक्र में फंस न जाएं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुशल परिवार को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। अगली सुबह सुशांत परिवार के बैठक कक्ष में लोग खचाखच भरे हुए थे। ये सारे लोग जो बैठक कक्ष में जमा थे कुशल परिवार की कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के मैनेजर्स या प्रभारी लोग थे। वे सब यहां कुशल परिवार को अपनी अपनी स्थिति की जानकारी देने आए थे। कुशल परिवार से जुड़ी हर कंपनी या प्रोजेक्ट को ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। बैठक कक्ष में हर्षवर्धन, बूढ़े मास्टर कुशल, परिवार के मुख्य सदस्य और सहायक परिवार के बाकी लोग भी बैठे हुए थे। सभी के चेहरों पर भ्रम और डर साफ झलक रहा था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई मास्टर हर्षवर्धन से कोई ठोस जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था। दबाव के चलते हर्षवर्धन के हाथ से चाय का कप फिसलकर नीचे गिर गया। थक्का! कौन है ये? कौन हमारे सुशांत परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? हर्षवर्धन गुस्से में दहाड़ा। मैं। दरवाजे से आवाज आई। सभी ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। क्लिंटन दो अधेड़ उम्र के आदमियों को साथ लेकर धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। कमरे में बैठे सभी लोग उस शख्स को देखने लगे जो अचानक वहां पहुंचा था। अधिकांश लोगों को नहीं पता था कि ये क्लिंटन कौन है, लेकिन मिस्टर कुशल और बूढ़े मास्टर कुशल की आंखें सिकुड़ गईं। जाहिर था वे जानते थे कि क्लिंटन कौन है। SBOT-C SSECC के पुराने मुख्य सदस्यों में से एक होने के कारण कुशल ने ऊंचे स्तर तक पहचान बनाई थी और क्लिंटन SSECC की संस्थापक थीं। इससे साफ था कि हर्षवर्धन और बूढ़े मास्टर कुशल भी क्लिंटन को पहचानते थे। क्लिंटन, आपने मेरे बेटे को अपंग क्यों किया? आप हमारे सुशांत परिवार को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या कुशल SCC के पुराने सदस्य नहीं हैं? अगर जिम्मरमैन परिवार को फेंडर परिवार से कोई शिकायत है तो सीधा फेंडर को निशाना बनाइए। हमारे परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हर्षवर्धन ने गुस्से में पूछा। क्लिंटन, जिम्मरमैन परिवार? बैठक कक्ष में बैठे हर शख्स के दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे। सभी सन्न रह गए। जिम्मरमैन परिवार स्प्रिंगफील्ड के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर परिवारों में से एक था। कहा जाता है कि ये परिवार स्प्रिंगफील्ड में बसने से पहले राजधानी शहर के प्रभावशाली कुलीन वर्ग में से एक था। स्प्रिंगफील्ड में आते ही जिम्मरमैन परिवार ने अपनी पहचान स्थापित कर ली और सबसे बड़े धनी परिवारों में शुमार हो गया। सुशांत परिवार, जो खुद को दूसरे दर्जे का मानता था, जिम्मरमैन परिवार के सामने कुछ भी नहीं था। जवाबी हमला करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहीं आप गलती कर रहे हैं मिस्टर कुशल। मैंने आपके बेटों को अपंग नहीं किया, और जहां तक आपके परिवार को निशाना बनाने की बात है तो इसमें दोष सिर्फ आपके बेटों का है, जिन्होंने उस शख्स का अपमान किया जिसे नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस किसी और के कहने पर काम कर रहा हूं।
क्लिंटन ने शांत स्वर में जवाब दिया। कौन है वो? बताओ मुझे। मेरे बेटों को किसने अपंग बनाया? हर्षवर्धन चीखा। वह जिम्मरमैन परिवार के पहले वारिस के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन इस वक्त वह टूटने की कगार पर था। चूंकि दोनों बेटे अपंग हो चुके थे और कुशल परिवार कभी भी टूट सकता था, हर्षवर्धन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह जिम्मरमैन परिवार के वारिस से बात कर रहा है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, मिस्टर कुशल। कुशल परिवार का वक्त खत्म हो चुका है। बस ये मान लो कि इसे बचाना मुमकिन नहीं है। अगर तुम परिवार को तोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को अपना नाम इस्तेमाल करने दूंगा, लेकिन अगर तुम लड़ाई जारी रखना चाहते हो तो याद रखना, जब तुम्हारे वारिस खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा वंश भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा, तब मुझे क्रूर होने का दोष मत देना, क्लिंटन ने शांत स्वर में कहा। क्लिंटन की आवाज में कोई गुस्सा या धमकी नहीं थी, लेकिन हर्षवर्धन को पता था कि वह अपनी बात पर कायम रहेंगे। हर्षवर्धन जैसे हवा निकल चुके गुब्बारे की तरह सोफे पर ढेर हो गया। वह हताश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वह आत्मसमर्पण कर देता तो परिवार जिंदा रह सकता था, लेकिन अगर वह लड़ाई जारी रखता तो सुशांत वंश खत्म हो सकता था। अपने हालात के लिए उसने अपने नालायक बेटों को कोसा। वह अभी भी गुस्से में था। कल तक वह अपने बेटों को अपंग करने वाले से बदला लेने की सोच रहा था, और अब उसे अपने बेटों का ही गला घोंटने का मन हो रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। जिम्मरमैन परिवार भले ही ताकतवर हो, लेकिन उनका स्प्रिंगफील्ड में राज नहीं था। कुशल श्री सिल्वा के अच्छे दोस्त थे। शायद वह फेंडर परिवार से मदद मांग सकता था। सबसे बुरा यही होगा कि सुशांत परिवार फेंडर परिवार के अधीन हो जाए, लेकिन यह भी परिवार टूटने से बेहतर था। यही सोचकर हर्षवर्धन ने फैसला किया, वह परिवार को इतनी आसानी से नहीं हारने देगा। क्लिंटन के कुछ शब्दों की वजह से दशकों की मेहनत, धन और शोहरत खो देना उसे नामंजूर था। अगर तुम सोचते हो कि जिम्मरमैन परिवार का कहां ही स्प्रिंगफील्ड का कानून है, तो ये तुम्हारा भ्रम है क्लिंटन। मैं फेंडर परिवार से संपर्क करूंगा। कुशल श्री सिल्वा के बहुत करीब हैं। मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। हर्षवर्धन कांपते हुए अपना फोन निकालने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास श्री सिल्वा का नंबर नहीं है। अब और संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर कुशल। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मैंने पहले ही किसी और से वादा किया है कि मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा, और मैं अपना वादा निभाऊंगा। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि फेंडर परिवार जिम्मरमैन परिवार से दुश्मनी मोल लेगा, वो भी तुम्हारे लिए? क्लिंटन के शब्द हर्षवर्धन के दिल पर भारी पड़े। वह सोफे पर निढाल होकर लेट गया। सुशांत परिवार एक दूसरे दर्जे का परिवार था। जिम्मरमैन और फेंडर परिवारों के लिए सुशांत परिवार आम लोगों से बस थोड़ा ही ऊपर था। हर्षवर्धन के पास ही बूढ़े मास्टर कुशल का गुस्सा उफान पर था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जिस परिवार को दशकों की मेहनत से खड़ा किया, वह अब खत्म होने की कगार पर था। एक समय के नायक रहे बूढ़े मास्टर कुशल इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जिम्मरमैन परिवार का स्प्रिंगफील्ड में तब कोई अस्तित्व नहीं था जब ओल्ड मास्टर कुशल ने अपने परिवार का नाम शून्य से खड़ा किया था। जहां तक ओल्ड मास्टर कुशल का सवाल था, जिम्मरमैन परिवार कितना भी ताकतवर और प्रतिष्ठित क्यों न हो, वे बाहरी लोग ही थे। लेकिन अब यही बाहरी लोग उनके परिवार को तबाह करने पर तुले थे। ओल्ड मास्टर कुशल हमेशा दूसरों पर हावी रहे थे, लेकिन आज खुद उनके परिवार को मिटाने की बात हो रही थी। तो क्लिंटन, ओल्ड मास्टर कुशल ने गुस्से से कहा, तुम हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? क्लिंटन ने अपनी वही शांत आवाज में जवाब दिया, ओल्ड मास्टर कुशल, मैंने किसी से वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा।
वो सुशांत परिवार को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, इसलिए मैं यहां हूं। ओल्ड मास्टर कुशल ने अपने दांत भींचते हुए कहा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते ही ओल्ड मास्टर कुशल सोफे से उठे और क्लिंटन की ओर झपट पड़े। उनके लिए अब साफ हो गया था कि क्लिंटन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने ठान लिया कि अगर उनका परिवार मिट रहा है तो वे इस बाहरी व्यक्ति को भी साथ ले जाएंगे। ओल्ड मास्टर कुशल को यह एहसास था कि जिम्मरमैन जैसे प्रतिष्ठित परिवार से टकराना आसान नहीं है, लेकिन उनके लिए हार मान लेना कोई विकल्प नहीं था। ओल्ड मास्टर कुशल कभी टाइगर रैंक के मास्टर रह चुके थे। उनका विश्वास था कि अगर सब कुछ सही रहा तो वह कम से कम क्लिंटन को मारने में सफल हो सकते हैं। एक योद्धा और अपने परिवार के निर्माता के रूप में ओल्ड मास्टर कुशल साहसी थे। वह अपने बेटे हर्षवर्धन से अलग थे, जो धन संपत्ति में उलझकर अपनी वीरता और दृढ़ता खो चुका था। लेकिन सिर्फ साहस ही काफी नहीं है। अगर क्षमता न हो तो साहस किसी काम का नहीं। जैसे ही ओल्ड मास्टर कुशल ने हमला किया, हर किसी ने देखा कि उनका शरीर अचानक रुक गया। उनका हमला क्लिंटन से एक कदम पहले ही थम गया। अचानक उनका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। हवा में लटके ओल्ड मास्टर कुशल की गर्दन पर किसी बड़े हाथ की पकड़ थी। लिविंग रूम में मौजूद लोग यह देखकर सन्न रह गए। टाइगर रैंक के मास्टर होने के बावजूद ओल्ड मास्टर कुशल खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। उन्होंने दोनों हाथों से उस बड़े हाथ को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ओल्ड मास्टर कुशल अपने चरम पर होते तो यह मुकाबला इतना एकतरफा नहीं होता, लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके थे। उनकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। उनकी उम्र 80 के करीब थी। शरीर कमजोर हो चुका था, मांसपेशियां सिकुड़ चुकी थीं। उनकी ऊंचाई भी घट गई थी। कभी 180 सेंटीमीटर लंबे रहे ओल्ड मास्टर कुशल अब मुश्किल से 170 सेंटीमीटर के थे। उम्र के साथ शरीर की ताकत और ऊर्जा कम हो जाती है। यही वजह थी कि आज वह क्लिंटन जैसे ताकतवर शख्स से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दरार! एक धीमी लेकिन खतरनाक आवाज गूंजी। लिविंग रूम में बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे सभी कांपने लगे। सबके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें झलक आईं। उन्होंने डर के मारे अपनी गर्दनें हाथों से ढक लीं और उनकी सांसें तेज हो गईं। दरार की उस आवाज के बाद ओल्ड मास्टर कुशल का शरीर अचानक शांत हो गया। उनके हाथ पैर ढीले होकर लटक गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक कुशल परिवार के लोग कुछ समझ पाते, ओल्ड मास्टर कुशल की गर्दन पहले ही टूट चुकी थी। पापा! ओल्ड मास्टर कुशल! हर्षवर्धन ने लाल आंखों से चिल्लाते हुए कहा। क्लिंटन जिम्मरमैन! मेरे पिता को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्लिंटन ने शांत लहजे में कहा, और क्या अब तुम मुझ पर हमला करोगे मिस्टर कुशल? क्या सच में चाहते हो कि कुशल परिवार की वंशावली तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाए? क्लिंटन का अंदाज ऐसा था जैसे ओल्ड मास्टर कुशल को मारना कोई खास बात ही नहीं थी। यह बात पूरी तरह झूठ भी नहीं थी। क्लिंटन हमेशा सुशांत जैसे छोटे परिवारों को नीची नजर से देखते थे। अगर कुशल सिल्वा का अनुचर न होता तो शायद क्लिंटन ने अब तक कुशल परिवार का नाम मिटा दिया होता। लेकिन सिल्वा की नाराजगी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। तुम! हर्षवर्धन ने गुस्से में मुंह से खून उगल दिया और लड़खड़ा गए। वह जानता था कि अगर उसने क्लिंटन पर हमला करने की कोशिश भी की तो उसका हाल भी ओल्ड मास्टर कुशल जैसा ही होगा। लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा था। उसे बदला लेना था। क्लिंटन ने इस बार सख्त लहजे में कहा, मेरा वादा अब भी कायम है मिस कुशल। तुम्हारे पास परिवार को खत्म करने के लिए सिर्फ एक दिन है। मैं तुम सबको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने भागने या लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा परिवार इतिहास बन जाएगा। याद रखना,
मैंने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। बेशक कोशिश करने के लिए तुम आजाद हो। ये कहते हुए क्लिंटन वहां से निकल गया। पीछे रह गए डर और दुख से भरे चेहरे और ओल्ड मास्टर कुशल का निर्जीव शरीर। क्लिंटन के जाने के बाद हर्षवर्धन सोफे पर गिर पड़ा। उसकी आंखें छत की ओर थीं और उसका मन पूरी तरह खाली हो चुका था। सुशांत परिवार की कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के प्रबंधक चुपचाप परिवार को छोड़ने लगे। परिवार खत्म हो चुका है, उन्होंने सोचा। रिश्तेदारों और विस्तारित परिवार ने भी जल्द ही मुख्य शाखा से नाता तोड़ लिया। स्प्रिंगफील्ड में एक समय मशहूर रहे इस परिवार का पतन इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने कुछ सोचने का मौका तक नहीं पाया। कुशल परिवार के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। किसी ने जिम्मरमैन परिवार से बदला लेने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि ऐसा करना मौत को न्योता देने के बराबर होगा। इस सब के पीछे का असली अपराधी ध्रुव आराम से स्टारी नाइट होटल के भव्य स्वीट में खर्राटे ले रहा था। जब वह कल रात होटल के उस लग्जरी कमरे में पहुंचा तो उसे यह सब सोचकर हल्का दुख जरूर हुआ था। जैसा कि एक 10 सितारा होटल से उम्मीद की जाती है, यह उनके 8 सितारा होटल से कहीं ज्यादा शानदार था। ध्रुव ने तो यह तक सोच लिया कि क्या वह यह होटल खरीद सकता है। उसे लगा शायद मालिक इसे बेचने के लिए तैयार हो जाए। तभी उसके फोन की घंटी बजी और वह नींद से जाग गया। उसने फोन उठाया। तानिया कॉल कर रही थी। हेलो मिस तानिया, सब ठीक है? ध्रुव ने पूछा। मिस्टर ध्रुव, जो प्रोजेक्ट सुशांत परिवार की वजह से अटका हुआ था वह फिर से शुरू हो गया है और मैंने सुना है कि सुशांत परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब तो उनका नाम भी मिट चुका है, तानिया ने उत्साह से कहा। ओह, पहले ही? मुझे लगा था क्लिंटन कल तक अपडेट देगा। खैर, लगता है वह वाकई एफिशिएंट है। अच्छा, तो समय मत बर्बाद करो और नए प्रोजेक्ट्स ढूंढो, उनमें इन्वेस्ट करो। अब और कोई ट्रबल खड़ा नहीं करेगा। जी मिस्टर ध्रुव। कॉल खत्म होते ही तानिया ने तुरंत काम शुरू कर दिया। सुशांत परिवार ने पहले उनके बिजनेस पर रोक लगाने की कोशिश की थी। धमकी दी थी कि जो भी उनके कंपेटिटर्स के साथ डील करेगा उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अब सुशांत परिवार खत्म हो चुका था। उनकी धमकियों का डर भी खत्म हो गया था। जैसे जैसे तानिया काम संभालने लगी, कंपनी के बाकी लोग भी खुश थे। अस्विंगाल जैसा उम्मीद थी, उन्होंने सोचा। मिस्टर ध्रुव ने एक ही दिन में सब कुछ सुलझा लिया। हर कोई मानता था कि उनके बॉस के तहत काम करना उनके करियर के लिए फायदेमंद था। तानिया के कॉल खत्म करने के कुछ देर बाद ही ध्रुव के फोन पर एक और कॉल आई। इस बार नंबर अनजान था। हेलो, कौन बोल रहा है? ध्रुव ने पूछा। ध्रुव, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने सुशांत परिवार को हटा दिया है, तुम्हें कैसा लगा? दूसरी तरफ से क्लिंटन की आवाज आई। क्लिंटन, यह शानदार है। सच में तुम्हारे साथ काम करना मजेदार है। चिंता मत करो, मैंने भी जो वादा किया था उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस बता देना, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव, तुम्हारे साथ बात करना हमेशा आसान होता है। ठीक है, फिर मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। स्प्रिंगफील्ड में तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना, क्लिंटन ने कहा। क्लिंटन को ध्रुव के दिए वादे की सख्त जरूरत थी। कॉल खत्म करने के बाद ध्रुव बिस्तर पर लेट गया। उसके मन में कई ख्याल आने लगे। सुशांत परिवार की तबाही के बाद उसे असली ताकत का महत्व समझ आया। कुशल परिवार कमजोर नहीं था, उनका सिर्फ सामना जिम्मरमैन परिवार से हो गया, जो उनसे ज्यादा ताकतवर था। जिम्मरमैन इतने ताकतवर थे कि कुशल परिवार को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला। और ये सब एक संगठन के भीतर हुआ, जहां क्लिंटन SCC के संस्थापकों में से एक ने अपने लाभ के लिए कुशल परिवार को मिटा दिया। वहीं दूसरा संस्थापक, जो क्लिंटन को रोक सकता था, पूरी घटना से अनजान था। इसका मतलब था
कि दोनों संस्थापकों के बीच कोई डील हुई होगी या फिर उन्होंने किसी तरह का फायदा उठाया था। ध्रुव को भी यह एहसास था कि अगर उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई होती तो क्लिंटन उसकी मदद नहीं कर पाते। असल में क्लिंटन को भी ध्रुव की ताकत की जरूरत थी। यही वजह थी कि ध्रुव ने कुशल परिवार से छुटकारा पाने में मदद की पेशकश की थी। सब कुछ ताकत की वजह से हुआ, यही सबसे अहम बात थी। उसे खुद को और मजबूत बनाना था। यह उसका पहला और सबसे जरूरी काम था। दूसरी तरफ तानिया और विनीता एक हाई क्लास अपार्टमेंट में रह रही थीं। विनीता, जिसका फिगर किसी को भी मदहोश कर सकता था, बिस्तर पर लेटी हुई फोन पर बात कर रही थी। कुछ मिनटों बाद उसने घबराते हुए फोन काट दिया। अभी उसे सुशांत परिवार की तबाही की खबर मिली थी। उसे अब एहसास हुआ कि उसने तानिया के बॉस को बहुत हल्के में लिया था। एक ही दिन में कुशल भाई अपंग हो गए, ओल्ड मास्टर कुशल का कत्ल हो गया और पूरे कुशल परिवार का नाम मिटा दिया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये सब क्लिंटन ने किया, जो S.C.SC का संस्थापक था। विनीता के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि ध्रुव ने क्लिंटन को इस कदम के लिए कैसे मना लिया। इसके अलावा कुशल सिल्वा का अनुचर था, लेकिन सिल्वा ने इसमें दखल क्यों नहीं दिया? विनीता के मन में सवालों की बाढ़ थी। हालांकि यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन हकीकत यही थी। उसे अब तानिया से पूछना था कि उस दिन सुशांत परिवार से मिलने के बाद क्या हुआ, और सबसे जरूरी, ध्रुव असल में कौन था। स्प्रिंगफील्ड जैसे बड़े शहर में सुशांत परिवार की बर्बादी एक मामूली घटना थी। जिम्मरमैन परिवार ने गपशप पर रोक लगाई, जिससे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे कि असल में क्या हुआ था। ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तानिया और बाकी टीम ध्रुव के लिए नए प्रोजेक्ट्स और निवेश के अवसर तलाशने में जुट गई। इस बीच ध्रुव अपनी नींद उड़ने के बाद सीधा ईस्ट लीग इंटरनेशनल के अस्थायी ऑफिस पहुंच गया। उसे आज दोपहर इस बिल्डिंग के मालिक से मिलना था। राजधानी शहर जाने से पहले वह इसे खरीदने की कोशिश करने वाला था। सुशांत परिवार के खात्मे के बाद अब कोई भी ईस्ट लीग इंटरनेशनल को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ध्रुव ने क्लिंटन से दोबारा मिलने का प्लान बनाया। उसे क्लिंटन से कुछ और मदद लेनी थी ताकि उपद्रवियों पर नजर रख सके। जब ध्रुव ऑफिस पहुंचा तो ज्यादातर लोग जा चुके थे। बस फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ महिलाएं बची थीं। ध्रुव को देखते ही वे हैरान रह गईं। उसका व्यक्तित्व, स्टाइल और ताकत उन्हें हमेशा प्रभावित करती थी। वह हैंडसम था, अमीर था और एक पावरफुल बैकग्राउंड से आता था, लेकिन उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था। सिर्फ एक दिन में उसने कंपनी की सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझा दिया था। उनके लिए वह परफेक्ट था और इसी वजह से वह सबकी नजरों में उनके सपनों का आदमी बन चुका था। नमस्ते मिस्टर ध्रुव। महिलाओं ने तुरंत काम बंद कर दिया और जैसे ही ध्रुव को ऑफिस में आते देखा, उनका स्वागत किया। वो सब इस यंग और स्मार्ट अफसर पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थीं। नमस्ते, कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू। बाकी सब कहाँ हैं? ध्रुव ने खाली ऑफिस को देखते हुए पूछा। ओह मिस्टर ध्रुव, सब क्लाइंट्स से मिलने बाहर गए हुए हैं। कुछ दिन पहले प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज वाले इशू की वजह से हमारे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। अब जबकि वो हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहे, सारे प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो गए हैं। इस वजह से सब काफी बिजी हैं, एक महिला ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप सबके एफर्ट्स के लिए थैंक यू। मिस तानिया को बोलना कि जैसे ही ये काम का पीक खत्म हो, आप सबको पेड छुट्टी पर लेकर जाएं। आप लोग जहां जाना चाहें, कंपनी का गिफ्ट। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मैं कंपनी की ओर से आपको थैंक यू बोलती हूं मिस्टर ध्रुव, एक महिला ने खुश होकर जवाब दिया। ओह ठीक है, क्या मिस तानिया भी बाहर गई हैं? ध्रुव ने पूछा। लगता है मिस वार्नर ने एक दूसरी कंपनी से बात करने का प्लान बनाया था जो इन्वेस्टर्स ढूंढ रही हैं। वो उसी कंपनी का रिव्यू करने गई हैं।
दूसरी महिला ने बताया। ठीक है, आप लोग अपना काम करते रहिए, मैं बस थोड़ा इधर उधर देख रहा था, ध्रुव ने कहा। इसके बाद वो जनरल मैनेजर के ऑफिस में चला गया, क्योंकि ये एक टेम्पररी ऑफिस था। ध्रुव के लिए कोई चेयरमैन ऑफिस नहीं था। वो ऑफिस की टेबल पर बैठा और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया और अपना फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगा। उसके हाई स्कूल ग्रुप की चैट काफी एक्टिव लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे टैग किया था। ध्रुव ने ग्रुप चैट ओपन की और सारे मैसेज पढ़ने लगा। जैसे ही उसने सारा पढ़ा, उसे बहुत दुख हुआ। क्लास में कोई ऐसा था जो काव्या के घर के पास रहता था। फिर 2-3 साल पहले काव्या के पेरेंट्स उसे घर लेकर आए थे। अफवाह थी कि काव्या को डिप्रेशन था और उसने स्कूल में सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हॉस्टल मेट ने उसे सही समय पर ढूंढ लिया। इसके बाद स्कूल ने उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसे घर ले जाने के लिए कहा। घर आने के बाद काव्या ने किसी से बात नहीं की। वो बस चुप थी, जैसे उसकी आवाज ही चली गई हो। 2 दिन तक घर पर रहने के बाद भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला। काव्या के पेरेंट्स परेशान हो गए। वो स्कूल जाकर पूछताछ करने वाले थे। काव्या के साथ रहने वाली एक क्लासमेट ने उसके घर वालों से ये सब सुना था। अब वो क्लास ग्रुप में सबसे पूछ रही थी कि क्या किसी को काव्या की पूरी स्टोरी पता है। सबने इस पर चर्चा शुरू कर दी। आखिर में सबको पता चला कि ध्रुव और काव्या एक ही स्कूल में थे और हाई स्कूल के दौरान वो रिलेशनशिप में थे। अब सबने ध्रुव को टैग करना शुरू कर दिया और पूछने लगे कि उसे काव्या के बारे में कुछ पता है। कई क्लासमेट्स ने मजाक में कहा कि ध्रुव ने काव्या को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में कोई और मिल गया था और इसी वजह से काव्या डिप्रेस हो गई। फिर कुछ ऐसे भी क्लासमेट्स थे जो काव्या के करीब थे। उन्होंने ध्रुव को सीधे प्लेबॉय कह दिया। बेशक कुछ लोग ध्रुव का बचाव भी कर रहे थे। उनका कहना था कि ध्रुव काव्या को कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था। उनके हिसाब से जो दिख रहा था, कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ध्रुव की तरफ से कोई जवाब न आने पर चर्चा काव्या के डिप्रेशन से हटकर गर्मी की छुट्टियों में मिलने जुलने की प्लानिंग पर आ गई। हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद क्लास का कोई रियूनियन नहीं हुआ था। अब जब सब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले थे, रियूनियन का आइडिया सबको अच्छा लगा। सभी ने प्लानिंग शुरू कर दी कि कब और कहां मिलना है। ध्रुव ने थोड़ी देर सोचा और फिर तय किया कि उसे अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए, वरना सब उसे प्ले बॉय समझने लगेंगे। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान नहीं था, लेकिन उसे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराया जाना पसंद नहीं था जो उसने की ही नहीं। उसने ग्रुप में मैसेज किया, काव्या और मेरा ब्रेकअप काफी टाइम पहले हो गया था। उसने मुझे छोड़ा था, न कि मैंने। उसने किसी अमीर लड़के से प्यार कर लिया था, लेकिन मैंने सुना है कि उस लड़के का परिवार अब दिवालिया हो चुका है। अगर आपको एसआरयू उनकी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट चाहिए तो आप खुद पता कर सकते हैं। मेरी बात पर यकीन न करें। वैसे भी ये बात अब तक काफी दूर तक फैल चुकी होगी। जैसे ही ध्रुव का मैसेज आया, लोगों ने फिर से डिस्कशन शुरू कर दिया। तो मतलब काव्या ने ध्रुव को अमीर लड़के के लिए छोड़ा और अब जब वो लड़का कंगाल हो गया तो वो इसे सह नहीं पाई। लगता तो ऐसा ही है। मुझे ध्रुव की बात पर यकीन है। मुझे पहले ही पता था कि वो काव्या को कभी नहीं छोड़ेगा। हाई स्कूल में वो उसे कितना पसंद करता था। मैं तो सोचता था कि ध्रुव प्ले बॉय है, लेकिन असल में काव्या प्लेगर्ल निकली। खैर, उसकी हालत अब दयनीय है। दयनीय हो या नहीं, ये उसकी खुद की गलती है। हाई स्कूल में ध्रुव उसके लिए कितना अच्छा था और हम में से कितनी लड़कियां तो जलती थीं कि उसका इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है और उसने उसे किसी अमीर लड़के के लिए छोड़ दिया। यही होना था उसके साथ। फिर ध्रुव ने दोबारा लिखा, ठीक है दोस्तों, अब इस पर बात करना बंद करो। हर किसी को अपना भला चुनने का हक है।
मुझे कोई अफसोस नहीं है और मेरे लिए इतना ही काफी है। ध्रुव के बोलने के बाद सबने इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दिया। जैसा कि उसने कहा, हर किसी को अपना फायदा चुनने का हक है, लेकिन जो भी चॉइस करो उसके नतीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद रियूनियन की प्लानिंग पर बात फिर से शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद सबने ध्रुव से पूछा कि क्या वो रियूनियन में आएगा। ध्रुव ने कहा, हाँ, बता देना जब फाइनल लोकेशन तय हो जाए, मैं जरूर आऊंगा। यह सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि ध्रुव के बारे में जो यादें थीं, उनके हिसाब से वह हमेशा अपना खाली वक्त पार्ट टाइम काम में बिताता था। क्लास पहले भी कई बार मीटिंग्स में गई थी, लेकिन ध्रुव उनमें कभी शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि उसने ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए इस बार भी सबने बस शिष्टाचार के नाते उससे पूछा था। जब उसने हामी भरी तो सब चौंक गए। राजधानी शहर के एक पहाड़ी विला में नताशा अपने कमरे में आराम कर रही थी। आज शनिवार था, उसे स्कूल नहीं जाना था, इसलिए उसने सोचा कि आज देर तक सोएगी। लेकिन सुबह सुबह उसका फोन बार बार बजने लगा। नताशा ने फोन स्क्रॉल किया और देखा कि हाई स्कूल क्लास के ग्रुप चैट में किसी पुराने क्लासमेट के बारे में बात हो रही थी। नताशा राजधानी शहर में रहती थी, लेकिन उसने शू सिटी के छोटे से काउंटी में हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल के दूसरे साल में वह शू सिटी शिफ्ट हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफर शू सिटी में हो गया था। उसकी माँ, जो एक बिजनेस वुमन थी, हमेशा काम के लिए बिजी रहती थीं। नतीजतन नताशा को अपने पिता के साथ शू सिटी जाना पड़ा। लेकिन एक साल बाद उसके पिता ने शू सिटी में अपनी पहचान बना ली और उन्हें फिर से राजधानी शहर ट्रांसफर कर दिया गया। नताशा ने जिद की कि वह शू सिटी में ही रहना चाहती है। उसने कहा, मैं अब बड़ी हो गई हूं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना सीखना चाहिए। बार बार स्कूल चेंज करना मेरी पढ़ाई के लिए सही नहीं होगा। तब से 17 साल की नताशा शू सिटी में अकेली रहने लगी। वह खुद स्कूल जाती, अपने कपड़े धोती, खाना बनाती, घर की सफाई करती और अकेलेपन से लड़ना सीखती। यह सब उसने एक इंसान के लिए किया, वो इंसान जिसने उसे जिंदगी का दूसरा मौका दिया था। इतने साल बाद भी वह उस लड़के को नहीं भुला पाई जिसने उसके दिल में गहरी जगह बना ली थी। वह उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब वह अपने पिता के साथ शू सिटी पहुंची थी। वह बारिश का दिन था। सड़क पार करते समय उसका पैर फिसल गया और वह सड़क के बीचों बीच गिर गई। तभी एक ट्रक अपना कंट्रोल खोकर तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वह इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पाई। उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी उसने खुद को एक गर्म और सुरक्षित आलिंगन में पाया। सहज रूप से उसने पूरी ताकत से उस व्यक्ति को गले लगा लिया। एक जोरदार आवाज हुई। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक लड़का उसे गले लगा रहा था। उसने लड़के के चेहरे की तरफ देखा। वह बहुत ही हैंडसम और फिट था। लड़के ने उसे सड़क के किनारे सुरक्षित ले जाया था। ट्रक उनके कुछ ही मीटर दूर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से टकरा गया था। नताशा सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वह लड़का उसे न बचाता तो उसका क्या होता। शायद वह ट्रक से कुचल जाती। उस समय वह लड़का फास्ट फूड डिलीवर करता था। उसे बचाने के चक्कर में लड़के की साइकिल टूट गई और उसके सारे फूड ऑर्डर खराब हो गए। नताशा ने उसे मुआवजा देना चाहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, कोई और भी होता तो मैं यही करता, ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर भी सड़क पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन वही अकेला व्यक्ति था जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगले दिन नताशा को पता चला कि वह लड़का उसका क्लासमेट है। यह जानकर वह बहुत खुश हुई। तब से उसने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लड़के को शायद कभी पता नहीं चला कि स्कूल में उसकी हर हरकत पर किसी की नजर होती थी। वह लड़का मजबूत, मेहनती, आशावादी और हमेशा खुश मिजाज था।
चाहे उसके परिवार की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब भी वह खाली होता, वह अपने परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पार्ट टाइम काम करता। पढ़ाई के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, फिर भी उसके ग्रेड हमेशा शानदार आते। इस स्कूल में आने से पहले वह हमेशा क्लास में टॉप करता था। जब नताशा स्कूल में आई तो कई बार उसने जानबूझकर अपनी परीक्षाओं में गलतियां कर दी ताकि वह लड़का फिर से टॉप कर सके। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। उनके ग्रेड हमेशा पहले और दूसरे स्थान के बीच बदलते रहते थे, लेकिन यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि नताशा जानबूझकर गलतियां करती थी। 1 साल बाद उसके पिता शू सिटी छोड़कर चले गए, लेकिन नताशा ने वहीं रहने की जिद की। वह लड़के से इतनी जल्दी दूर नहीं जाना चाहती थी। कुछ समय बाद लड़के को एक गर्लफ्रेंड मिल गई। वह लड़की क्लास की सबसे सुंदर और पॉपुलर थी। उन दोनों को सब परफेक्ट कपल कहते थे। सहपाठी उन्हें छेड़ते थे और कहते थे, स्वर्ग में बनी जोड़ी हो तुम दोनों। नताशा ने उन्हें बधाई दी, लेकिन जब वह घर पहुंची तो अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसने बहुत देर तक अपने कंबल के नीचे छिपकर रोया। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कमजोर और डरपोक है। अपनी भावनाएं जाहिर न कर पाने के लिए वह खुद से नफरत करने लगी। शायद अगर उसने पहले ही अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी होती तो चीजें अलग हो सकती थीं। शायद वह उसी के साथ होती। शायद वही होती जिसे लोग गोल्डन गर्ल कहते। उस रात उसने बहुत सोचा। आखिरकार उसने खुद से कहा, अगर वह खुश है तो मैं भी संतुष्ट हूं। शायद सच्चा प्यार अधिकार पाने के बारे में नहीं होता। यह सोचकर उसकी मनस्थिति थोड़ी बेहतर हुई। फिर भी वह उस पर ध्यान देती रही। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था। वह बहुत केयरिंग था। वह लड़की के लिए सुबह का नाश्ता बनाता, दोपहर में खाना ले जाता और स्कूल के बाद उसे घर तक छोड़ता। यह सब ग्रेजुएशन तक चला। उसके बाद उन्होंने साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में 7 एडमिशन लिया। इस बार नताशा ने अपनी परीक्षा में कोई गलती नहीं की। उसे अपने होम टाउन कैपिटल सिटी के ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वह न सिर्फ अपनी क्लास बल्कि जिले, शहर और पूरे प्रांत में टॉप स्कोरर बनी। यहां तक कि वह शू सिटी हाई स्कूल की पहली स्टूडेंट बनी जिसने देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया। यूनिवर्सिटी के बाद उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं रहा। वे सिर्फ छुट्टियों पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते थे। नताशा चाहती थी कि वह उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। 3 साल बीत गए। उसने पहला मैसेज टाइप किया, लेकिन उसे मिटा दिया। फिर दूसरा लिखा और वह भी मिटा दिया। ऐसा उसने 10 बार किया। आखिर में उसने गहरी सांस ली और ध्रुव को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजा, नताशा, ध्रुव आप कैसे हो। मैसेज भेजने के बाद नताशा घबराई हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी खुली हुई थीं कि उनमें हल्का दर्द होने लगा। वह बेचैनी से फोन को देख रही थी। उसके चेहरे से उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। स्प्रिंगफील्ड ईस्ट लीग इंटरनेशनल का अस्थायी ऑफिस। ध्रुव जनरल मैनेजर के ऑफिस में बैठा हुआ ग्रुप चैट में लोगों से बातचीत कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया, नताशा, ध्रुव आप कैसे हैं। ध्रुव ने उस मैसेज पर टैप किया। यह मैसेज उसकी हाई स्कूल की सहपाठी नताशा का था। उसका दिमाग अचानक सालों पहले की उस दोपहर में चला गया। वह लड़की जिसे उसने शू सिटी के चौराहे पर बचाया था, वह एक बहुत खतरनाक पल था। नताशा सड़क के बीच में फिसल गई थी और एक भारी ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा था। ध्रुव उस समय डिलीवरी बॉय के तौर पर पार्ट टाइम काम कर रहा था। उसने बिना सोचे समझे अपनी बाइक एक तरफ फेंक दी और नताशा को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। वह नताशा को खींचकर सड़क के किनारे ले गया। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक उनके पास से गुजर गया और थोड़ी दूरी पर एक निर्माणाधीन इमारत से टकरा गया। अगर वह एक पल भी हिचकिचाता तो नताशा ट्रक की चपेट में आ जाती।
बारिश हो रही थी, सड़क गीली और फिसलन भरी थी। आसपास निर्माण कार्य चल रहा था। ध्रुव को समझ आ गया था कि अगर वह भी फिसल जाता तो दोनों की जान जा सकती थी। जब उसने नताशा को बचाया तो बाद में पता चला कि वह उसकी नई सहपाठी है। उस दिन के बाद से उनके दर्जनों डिलीवरी ऑर्डर रद्द हो गए थे और उसके बॉस ने आधे महीने की सैलरी काट ली थी। ध्रुव को अभी भी नताशा का स्कूल का पहला दिन याद था। उसने स्कूल के लगभग सभी लड़कों के बीच हलचल मचा दी थी। नताशा की सफेद ड्रेस, सुनहरे बाल और नाजुक चेहरा उसे किसी पेंटिंग से निकली परी जैसा बनाते थे। ध्रुव भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित था, लेकिन उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वह हमेशा काम और अपने परिवार के बोझ को हल्का करने की कोशिश में व्यस्त रहता था। नताशा ने उसे बचाने के बाद उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब ध्रुव काव्या के साथ रिश्ते में आया तो उसने नताशा से दूरी बनानी शुरू कर दी। काव्या बहुत ईर्ष्यालु थी। वह ध्रुव को नताशा से बात तक करने से रोकती थी। ध्रुव को यह महसूस होता था कि नताशा उसके साथ कुछ अलग व्यवहार करती थी, लेकिन वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। नताशा उसे किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती थी, जो दिखता तो था लेकिन कभी उसकी पहुंच में नहीं आ सकता था। ध्रुव के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके चाचा बॉबी ने उसके साथ कई सालों तक दुर्व्यवहार किया। हाई स्कूल में वह आंटी सैली के पास रहने चला गया, लेकिन यह सब कुछ उसके आत्मसम्मान को काफी कमजोर कर चुका था। वह खुद को नताशा के लायक नहीं समझता था। उसे हमेशा डर रहता था कि नताशा का व्यवहार सिर्फ कृतज्ञता की वजह से है। शायद वह मुझ पर दया कर रही है, वह अक्सर सोचता था। इस डर और अपनी हीन भावना को छिपाने के लिए उसने हमेशा सामान्य बनने का नाटक किया। स्प्रिंगफील्ड ईस्ट लीग इंटरनेशनल का अस्थायी ऑफिस। ध्रुव ने नताशा के मैसेज का जवाब दिया। ध्रुव, मैं ठीक हूं, तुम्हारा क्या हाल है नताशा? दूसरी तरफ नताशा फोन की स्क्रीन को देख रही थी। जैसे ही उसे जवाब मिला वो खुशी से झूम उठी। उसने फौरन एक और मैसेज टाइप किया। नताशा, मैं भी ठीक हूं। ध्रुव, आप कैपिटल सिटी कब आ रहे हैं? मैं आपको यहाँ का इंटरनेशनल महानगर दिखाऊंगी। कैपिटल सिटी बहुत मजेदार है और यहाँ कई टूरिस्ट प्लेस हैं। ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव, जरूर, वैसे मैं कुछ दिनों में कैपिटल सिटी आ रहा हूं, तब मैं आपको परेशान करूंगा क्योंकि मैं यहां ज्यादा नहीं घूम पाया हूं। नताशा ध्रुव का मैसेज देखकर चौंक गई। ध्रुव कैपिटल सिटी आ रहा है और कुछ दिनों में? क्या मैं सपना देख रही हूं? उसने लिखा। नताशा, सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ध्रुव, बिल्कुल नहीं। नताशा, ठीक है, फिर तय हुआ। जब तुम आओ तो मुझसे कांटेक्ट करना। ध्रुव, पक्का? कुछ सेकंड बाद नताशा ने फिर लिखा। नताशा, ध्रुव, ध्रुव, हाँ? नताशा, मैंने सुना कि तुम्हारा और काव्या का ब्रेकअप हो गया है। ध्रुव ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। ध्रुव, हाँ, तुमने शायद ग्रुप चैट में देखा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यह सब इस तरह हो। नताशा, दुखी मत हो, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम भी इस सब के विक्टिम हो। ध्रुव, मैं ठीक हूं, जो बुरा वक्त था वो गुजर चुका है, अब मैं बस आगे देख रहा हूं। नताशा, ये सही है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह लिखने के बाद नताशा के गाल गुलाबी हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबरा गई। क्या ध्रुव समझ गया कि मैंने क्या कहा? ध्रुव नताशा का मैसेज देखकर थोड़ा हैरान था। सच कहूं तो अगर वो कहता कि उसे नताशा पसंद नहीं है तो ये झूठ होता, लेकिन वह हमेशा अपने जज्बात काबू में रखता था। वह ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सोचता था जो उसकी नहीं थी। उसके और नताशा के बीच हमेशा एक दूरी रही थी, जैसे दो समानांतर रेखाएं जो कभी मिल नहीं सकती। उसी वजह से उसने काव्या को चुना था। उस वक्त उसे नहीं लगा था कि उसमें और काव्या में इतना बड़ा अंतर है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं।
कंपोनेंट प्लेसमेंट अब उनके रास्ते में एक सिस्टम आ गया था और वो समानांतर रेखाएं एक पॉइंट पर आकर मिलने लगी थीं। ध्रुव ने सोचा कि वह चीजों को जैसे हैं वैसे ही रहने देगा, लेकिन अभी उसका दिल पूरी तरह से तैयार नहीं था। काव्या के साथ रिश्ता खत्म होने का दर्द ताजा था। काव्या ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। 4 साल की मेहनत के बाद भी उन्हें ये नतीजा मिला। अगर सिस्टम नहीं होता तो शायद उनका हश्र बहुत बुरा होता। एसआरयू के लिए मजाक, ऋषभ के लिए शर्मिंदगी और काव्या के लिए बस एक जीत की कहानी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और फोन एक तरफ रख दिया। आगे क्या होगा, वक्त बताएगा। स्प्रिंगफील्ड ध्रुव स्कूल में कभी भी अपना सिर ऊंचा नहीं रखता था। काव्या के साथ उसका अंत बहुत दुखद था, लेकिन वह कहानी किसी पाठ्य पुस्तक की सहानुभूति के योग्य नहीं थी। काव्या ने न सिर्फ उससे प्यार करना बंद कर दिया, बल्कि स्टार्टअप के बाद ऋषभ को खुश करने के लिए उसे अपमानित भी किया। ये सब ध्रुव के लिए बहुत बड़ा झटका था। जब 2 लोग प्यार करना बंद कर देते हैं तो दोस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन अपमान करना, ये ध्रुव को असहनीय था। नताशा के मैसेज का जवाब देने में उसे थोड़ा समय लग गया। उसने सोचा कि जब कैपिटल सिटी आएगा तभी संपर्क करेगा। ध्रुव, जब मैं कैपिटल सिटी आऊंगा तब आपसे मिलूंगा। दूसरी ओर नताशा बेसब्री से ध्रुव के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब जवाब मिला तो वह उलझन में पड़ गई। ये बुरा है जैसा कुछ क्यों लिखा है? क्या मैं अपने इमोशंस ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं? ध्रुव इतना डेंस क्यों है? क्या मुझे खुलकर कहना पड़ेगा कि ध्रुव, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ऐसा कहना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर उसे याद आया कि ध्रुव जल्द ही कैपिटल सिटी आ रहा है। वह खुश हो गई। ठीक है, जब वह आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। उसने कहा है कि वह मुझसे संपर्क करेगा। इस बार मैं कोई अनिश्चित जवाब नहीं लूंगी। उसी समय नताशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर उसकी मां मिंडी ग्राहम की आवाज आई। मिंडी, नताशा, दोपहर होने वाली है, तुम अभी तक सो क्यों रही हो? उठो, घर में गेस्ट आए हैं। क्या तुम बड़ी लड़की हो और तुम्हें शर्म नहीं आती? नताशा, ओह मां, आज तो शनिवार है, बस मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मिंडी, शनिवार हो या सोमवार, मैंने कहा था ना, गेस्ट आए हैं। जल्दी उठो और नीचे आओ, उनका स्वागत करो। नताशा, वे आपके गेस्ट हैं, मैं उन्हें क्यों जानूं? मैं क्यों नीचे आऊं? मिंडी, अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो उन्हें कैसे जानोगी? जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ। और हाँ, मुझे दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मिंडी नीचे चली गई। नताशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसकी मां वापस आ गई तो वह उसे और डांट सुनाती। उदास होकर वह फ्रेश हुई और नीचे गई। नीचे लिविंग रूम में एक महिला और उसका बेटा उसकी मां से बात कर रहे थे। उसके पिता हंसराज एक तरफ बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नताशा ने लिविंग रूम में कदम रखा और चिल्लाई, नताशा, पापा, मां, मैं आ गई। स्प्रिंगफील्ड मिंडी, नताशा, जल्दी आओ, मैं तुम्हें एटलस कैटलिन से मिलवाती हूँ। ये उनका बेटा जोशुआ ह्यूस्टन है। अभी अभी ये विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस आया है। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। जोशुआ, आंटी मिंडी, मैं कोई आर्किटेक्चरल स्टूडेंट नहीं हूं। मैंने सुना है कि नताशा ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जो एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। असली आर्किटेक्चरल स्टूडेंट तो यही है। जोशुआ की नजर नताशा की ओर गई, जो अनमने ढंग से खड़ी थी। नताशा का चेहरा समुद्र तट से उठने के बाद अभी भी थका हुआ लग रहा था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और पायजामा पहन रखा था। जोशुआ, जो कि एक टॉप अमीर उत्तराधिकारी था, दिखने में काफी हैंडसम था। वह 1.8 मीटर लंबा था और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था। जोशुआ ने अब तक कई महिलाओं को डेट किया था, लेकिन उनमें से कोई भी बिना मेकअप के 1.8 मीटर लंबी थी। जोशुआ, जो कि एक टॉप अमीर उत्तराधिकारी था, दिखने में काफी हैंडसम था। वह एक दशमलव 8 मीटर लंबा था और उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था। जोशुआ ने अब तक कई महिलाओं को डेट किया था, लेकिन उनमें से कोई भी बिना मेकअप के
नताशा के 10% स्तर तक भी नहीं पहुंच पाई थी। सुंदरता का एक आम मापदंड होता है। अगर कोई लड़की नेचुरल 6 या 7 है तो मेकअप उसे 8 या 9 तक ले जाता है, लेकिन बिना मेकअप के 9.5 की रेटिंग वाली लड़की जैसे नताशा बेहद दुर्लभ होती है। जोशुआ पहले इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं था। उसकी मां उसे यहां जबरदस्ती लाई थी। जोशुआ, ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की लड़कियां तो चश्मा लगाकर पढ़ाई में लगी रहती हैं। उनके साथ घूमना मेरे लिए बेकार है। वह सोचता था कि ऐसी लड़कियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और पब में पूरी रात बिताना चाहता था। लेकिन उसकी मां ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह नहीं आया तो उसे आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। जोशुआ, बिना पैसे के मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे घूमूंगा? पब में रातें कैसे बिताऊंगा? या लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार कैसे खरीदूंगा? इसलिए वह भारी मन से यहां आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने नताशा को देखा, वह उसे देखकर स्तब्ध रह गया। जोशुआ सोचता है, मुझे अपने दोस्तों के सामने यह शेखी बघारने की जरूरत नहीं कि मैं किसी मछली के लिए समुद्र नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर वह मछली नताशा है तो मैं सारे समुद्र छोड़ दूंगा। मिंडी ने हंसते हुए माहौल हल्का किया। मिंडी, तुम दोनों अव्वल दर्जे के छात्र हो। तुम दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।